हाय एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्य राजवंश के बारे में, जो कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर आता है। और हमारी इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में। उनका जीवन कैसा था, क्या क्या उन्होंने संघर्ष करे, कैसे उन्होंने इस राज्य की स्थापना करी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे चाणक्य जी के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के मंत्री होने के साथ साथ उनके गुरु भी थे। उनकी नीतियों के बारे में, उन्होंने जो बुक लिखी है राजनीति पे, अर्थशास्त्र, उसके बारे में। और एक बार हम देखेंगे बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के पुत्र थे, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में। और बिंदुसार जी के टाइम पे कौन कौन से राजदूत आए थे इंडिया, उनके क्या क्या नाम थे, इन सब के बारे में हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा जो हम देखेंगे वो है एक तो प्रांतीय प्रशासन और दूसरा है नगर प्रशासन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ आए और आप लोगों को मतलब ये चीज़ें पता चले, इसके टॉपिक्स में से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आए। ठीक है, सबसे पहले मौर्य राजवंश। जो मौर्य राजवंश था ना, वो लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। यह भारत का एक सबसे शक्तिशाली राजवंश था, जिसने लगभग 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया था। इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व, और उनकी मदद की थी उनके मंत्री और उनके गुरु चाणक्य जी ने इस राज्य को पाने के लिए। यह जो राज्य था वो पूर्व में मगध राज्य में नदी के मैदानों, जो कि आज का बिहार और बंगाल के बीच में आते हैं, वहाँ से शुरू हुआ था। और शुरू में इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि आज के पटना शहर के पास थी। ठीक है, धीरे धीरे 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना अधिकार कर बैठा था, वहाँ तक वो फैलना शुरू हो गया था। और जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, उनके टाइम पर ही मौर्य वंश सबसे ज़्यादा फैला था, सबसे ज़्यादा विस्तार उन्हीं के टाइम पे किया था। और उन्हीं के कारण मौर्य साम्राज्य सबसे महान और शक्तिशाली साम्राज्य बनकर विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। ये मौर्य साम्राज्य जो राजवंश था, इससे पहले नंद शासन चलता था भारत में कई जगह पर। और अंतिम नंद शासक धनानंद था, जिसको 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध भूमि में हराया और मौर्य राजवंश की नींव डाली। एक और बात, मौर्य राजवंश तो था, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस था मौर्यों का गुप्तचर जाल। और उस समय पूरे राज्य में गुप्तचर जाल ऐसे बिछाया जाता था कि कोई भी बाहरी आक्रमण हो या कोई भी आंतरिक विद्रोह हो, उसका जल्द से जल्द पता प्रशासन और सेना को लगता था। जो अंतिम मौर्य सम्राट थे वो थे बृहदत्त, जिनकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और इसके बाद मौर्य राजवंश समाप्त हो गया था। एक नज़र प्रांतीय प्रशासन पे। ठीक है, तो मौर्य राजवंश में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कुछ प्रांत थे और उनकी राजधानी थी। तो बेसिकली 4 प्रांतों में बांटा था मौर्य राजवंश को चंद्रगुप्त जी ने। पहला प्राची, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। दूसरा उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। तो इन 4 में जो डिवाइड किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और इसका अनुसरण किया था बिंदुसार ने। लेकिन जब अशोक का साम्राज्य आया था, तो उन्होंने एक और प्रांत जोड़ा था कलिंग के नाम से, जिसकी राजधानी थी तोसली। तो टोटल 5 प्रांत थे, जिसमें से 4 चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से चल रहे थे और 5वां कलिंग अशोक ने जोड़ा था। जो ग्राम था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, और 100 ग्रामों के समूह को संग्रहण बोला जाता था। मौर्य वंश में जो मुद्रा थी वो थी पण, और इसका पता चलता है हमें अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र से वेतन भी लिखे हुए हैं, जैसे कि जो सबसे न्यूनतम वेतन था
वो 60 पण होता था, और जो सबसे अधिकतम वेतन होता था वो 48,000 पण था मौर्य काल में। एक नज़र नगर प्रशासन में, तो एक थे मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत थे। उनके अनुसार नगरीय प्रशासन 6 समिति में विभक्त था। कैसे, एक बार देख लेते हैं। जो पहली समिति थी उसका कार्य था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, सेकंड वाले का विदेशियों की देखरेख, तीसरी समिति जनगणना के लिए थी, चौथी थी व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था के लिए, पांचवी थी विक्रय की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए, और छठी थी कर वसूलने के लिए। तो ये 6 समितियां थी। ये क्वेश्चन एक बार आया भी था कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य प्रशासन में कितनी समितियां थी। ठीक है, जैसे कि आज हमारे वहाँ पे अपराधों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस व्यवस्था होती है, ऐसे ही मौर्य काल में नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। और कुछ यूनानी सूत्रों की बात माने तो नगर में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और तीसरे सैन्य अधिकारी। अब एक नज़र सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर डालते हैं। ठीक है, तो जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जन्म और उनके वंश के संबंध में जो जानकारी हमें मिलती है वो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों, जैन ग्रंथों, बौद्ध ग्रंथों, इनसे पता चलता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो कि एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना विशाख दत्त ने की है, उनके बुक में चंद्रगुप्त को वृषल कहा जाता है। वृषल मतलब शक्तिशाली राजा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो पिपली वन में हुआ था। उनके पिता का नाम था चंद्रवर्धन मौर्य, जिनकी हत्या धनानंद जो कि नंद शासक था अंतिम, उसने की थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जी को एक गोपालक ने पाला था, लेकिन एक गोपालक के घर में पलने के बावजूद उनके अंदर राजा के गुण थे, जिसका पता जब चाणक्य जी को चला था तो उन्होंने 1000 पण के में गोपालक से चंद्रगुप्त जी को छुड़वाया था। उसके पश्चात वो उन्हें तक्षशिला लेके गए और वहाँ विद्या में निपुण बनाया। जिस समय चंद्रगुप्त को राजा बनाया था उस समय ना भारत की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि आधे भारत पे तो सिकंदर का राज्य था जो कि बहुत क्रूर शासक था। तो चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सिकंदर के विरुद्ध ही युद्ध प्रारंभ किया था और 317 ईस्वी तक उसने पंजाब और सिंध को जीत लिया था सिकंदर को हरा के। जब उसने पंजाब और सिंध को जीत लिया था उसके बाद उसने चाणक्य की मदद से अंतिम नंद शासक धनानंद को भी हरा लिया था और अब वो एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन चुका था। इधर सिकंदर की मृत्यु के बाद एक यूनानी शासक सेल्यूकस ने उसका उत्तराधिकारी बनने का सोचा और इसी उद्देश्य से उसने क्या किया कि 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करा था, लेकिन उसे भी चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और कंधार, काबुल, मकरान, बलूचिस्तान ऐसे भूभाग को अपने अधिकृत कर अपने राज्य को और फैलाया और विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। तो जो सेल्यूकस था उसकी बेटी थी हेलेना, जिसे कहीं कहीं पे कार्नेलिया भी बोलते हैं। उस सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह करा था चंद्रगुप्त से और उसी ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाया था। तो किससे किया था वो? सेल्यूकस ने। पुत्री का नाम था हेलेना। एक है गिरनार अभिलेख, उससे ये भी पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे ना उनके राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, और ये वही पुष्यगुप्त हैं जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण भी किया था। तो ये भी बहुत बार पूछते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, तो वो किया था पुष्यगुप्त ने। अपने जीवन के लास्ट टाइम पे अंतिम दिनों में जो चंद्रगुप्त जी थे उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ अपना सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे थे और उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें भी श्रवणबेलगोला में ही ली थी। तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। अब एक नज़र डाल लेते हैं हम उनके गुरु चाणक्य जी पर भी। तो चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होने के साथ साथ उनके मंत्री भी थे और चाणक्य जी को लोग कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य जी तक्षशिला विश्वविद्यालय के गुरु थे और वो बेसिकली भील और किरात राज के राजकुमारों को प्रशिक्षण देते थे।
उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जो कि बहुत फेमस है अर्थशास्त्र के नाम से, जो कि राजनीति, अर्थनीति, कृषि और समाज नीति का महान ग्रंथ है। और जो अर्थशास्त्र है वो मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। ठीक है, तो ये था चंद्रगुप्त के बारे में। चाणक्य जी की तुलना यूरोप के प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ मैकियावेली से भी की जाती है। और क्यों की जाती है? क्योंकि मैकियावेली ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस, और उस बुक में भी उन्होंने राजनीति के बारे में, राजा के शासन के बारे में, क्या क्या नीतियाँ अपनानी चाहिए, इन सब के बारे में लिखा था। इसीलिए चाणक्य जी की तुलना मैकियावेली से की जाती है। अब बात करते हैं बिंदुसार की। पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, इस नाम से भी बिंदुसार जाने जाते हैं। ठीक है, बिंदुसार के पिता जैसे मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य, और माता का नाम था दुर्धरा। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन भी कहा गया है। तो कौन कौन से दो नाम हैं? भद्रसार और जैन साहित्य के अकॉर्डिंग सिंहसेन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एक यूनानी लेखक थे जो उन्हें अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला बोलते थे, यानी कि अमित्रोचेट्स, ये यूनानी लेखक ने उन्हें बोला है। तो 3 उनके नाम हो गए। 298 ईसा पूर्व मगध राज्य के सिंहासन पर बैठे और लगभग 25 साल तक शासन किया। और बिंदुसार ही वो मौर्य शासक हैं जिन्होंने एक यूनानी शासक टियोकस से सूखी अंजीर, शराब और दार्शनिक की मांग की थी। और ये क्वेश्चन एक बार आया है कि वो कौन सा शासक था। ठीक है, और जो टियोकस थे उन्होंने अंजीर और शराब तो दे दी थी, लेकिन दार्शनिक देने से उन्होंने मना कर दिया था। बिंदुसार के समय में क्या हुआ था कि जो भारत है उसका व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हो गए थे पश्चिम एशिया से, और इसी की वजह से सीरिया के राजा ने बिंदुसार में सबसे पहले डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो मौर्य शासनकाल में बिंदुसार ही वो राजा हैं जिनके समय में सबसे ज़्यादा राजदूत आए थे। फिर मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने भी डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। तो जैसे मैंने पहले बताया, पहले डायमेकस फिर डायनोसियस, किसने भेजा था? मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने। उसके अलावा बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे जिसका दमन करने के लिए पहली बार सुशीम और दूसरी बार अशोक गए थे। सुशीम थे जो बिंदुसार थे उनके बड़े पुत्र, और अशोक थे उनके छोटे पुत्र। दिव्यादान जो कि एक बौद्ध कथाओं का ग्रंथ है, उसके अनुसार जब बिंदुसार का शासन चल रहा था तो अशोक अवंती का उपराजा था। बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु के बाद आंतरिक कलेश शुरू हुआ था, क्योंकि उनका बड़ा बेटा जो था सुशीम वो भी राज्य पाना चाहता था, और अशोक जो कि आगे चलकर सम्राट अशोक के नाम से जाने गए वो भी राज्य पाना चाहते थे। और ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद किसे शासन मिला, कैसे शासन मिला, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और मौर्य काल में कला क्या क्या थी, क्या क्या स्तंभ अशोक ने स्थापित किए थे, कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ये सब कुछ हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगी हैं तो थैंक यू।